हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नीट बायो साइंस पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियोफाज लैम्डा। पहले तो हम यही देखते हैं कि फाज क्या होते हैं। फाज वो होते हैं जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और वो मोस्टली टू टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं वायरुलेंट फाज और दूसरे को बोलते हैं टेम्परेट फाज। तो आज हम जिस फाज का जिक्र कर रहे हैं वो कौन सा फाज है? एक टेम्परेट फाज है। दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक के बाद हम कवर करेंगे और मोस्टली हमारा फोकस रहेगा लीटिक और लाइसोजेनिक साइकिल पे। तो लीटिक और लाइसोजेनिक साइकिल से रिलेटेड ही हमारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि किस प्रकार से जो फाज है उसका जीनोम और जो होस्ट है वो कैसे रोल प्ले करती है लीटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने बोला, हमारा जो लैम्डा फाज है वो एक टेम्परेट फाज है और इसका होस्ट कौन है? ई कोलाई। तो हम देखते हैं टेम्परेट फाज है तो लीटिक और लाइसोजेनिक साइकिल, जो टेम्परेट फाज है वो लीटिक और लाइसोजेनिक दोनों प्रकार की साइकिल शो करता है, लेकिन जो वायरुलेंट फाज है वो केवल और केवल लीटिक साइकिल शो करता है। तो लीटिक साइकिल में क्या करता है, कोई भी फाज अपने होस्ट की जो मशीनरी है उसको हाईजैक कर लेता है और खुद के पार्टिकल को सिंथेसिस करता है। जैसे ही पार्टिकल का असेंबल होता है वो होस्ट सेल को लाइज करता है। लेकिन लाइसोजेनी में क्या होता है, लाइसोजेनी में वो जो फाज है वो थोड़ा सा इनएक्टिव रहता है। अपने जो डीएनए है, अपने डीएनए को होस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर लेता है और जैसे ही वो होस्ट के साथ अपना जीनोम को इंटीग्रेट करता है उसको हम बोलते हैं प्रोफाज। और इसको हम यहाँ पे लेटेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये छिपा हुआ है, इसका पता नहीं चलता कि सेल को इन्फेक्ट किया हुआ है या नहीं फाज ने। तो हम देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा पेट्री डिश पे कोई भी फाज लीटिक साइकिल शो कर रहा है या लाइसोजेनिक साइकिल शो कर रहा है। जैसे ही हमने कोई एक पेट्री डिश थी, पेट्री डिश पे अगार मीडियम लिया, उस पे हमने ई कोलाई को ग्रो करवाया। यहाँ पे होस्ट के तौर पे हमारा ई कोलाई है, तो हमने ई कोलाई को ग्रो करवाया। जैसे ही आफ्टर 24 आवर ये रेड डॉट जो दिखाई दे रहे हैं ये हमने ई कोलाई के लिए लगाए हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा ई कोलाई आफ्टर 24 आवर ग्रो कर गया। तो जैसे ही अगर कोई भी फाज है, अगर लीटिक साइकिल शो कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्लियर प्लेग दिखाई देगा। क्लियर प्लेग का मतलब क्या है कि इस एरिया में सेल ग्रो नहीं करेंगी, यानी कि जो सेल ग्रो करी थी ई कोलाई की वो लाइज कर दी है हमारे फाज पार्टिकल ने, तो इसलिए यहाँ पे क्लियर प्लेग हमें दिखाई देगा। लेकिन अगर हम लाइसोजेनी का केस लें, लाइसोजेनी में क्या होता है, उसने अपने जीनोम को इंटीग्रेट किया। जो फाज का जीनोम है वो होस्ट के जीनोम के साथ रेप्लिकेट करेगा। यहाँ पे जो फाज है वो ऑलमोस्ट इनएक्टिव होता है। जैसे ही ये सेल डिवाइड करती हैं, इसकी एज इट इज़ प्रोजेनी एज ए प्रोफाज ये नेक्स्ट जनरेशन में भी पास होता रहता है। लेकिन अगर हम प्लेट पे देखें, यहाँ पे सॉरी प्लेट पे हम अगर देखें तो प्लेट पे हमें क्या दिखाई देगा, थोड़ा सा क्लाउडी प्लेग दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? क्लाउडी प्लेग। ये क्लाउडी प्लेग हमें क्यों दिखाई देगा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेल है जो यहाँ पे लाइसोजेनी शो कर रही होंगी, लेकिन कुछ एक सेल है जो लीटिक साइकिल भी शो कर रही होंगी, तो इसलिए हमें हल्का हल्का क्लाउडी यानी कि टर्बिड प्लेग हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो जो लीटिक साइकिल है उसमें एक जीन रोल प्ले करती है, वो कौन सी है? क्रोजीन। क्रोजीन क्या है? कंट्रोल ऑफ रिप्रेसर। कंट्रोल ऑफ रिप्रेसर। जो ये रिप्रेसर कौन सा है? ये जो C1 प्रोटीन है इसको हम बोलेंगे रिप्रेसर। और एंड अदर थिंग्स। अगर हम यहाँ पे देखें जो लाइसोजेनी में है, जो इसको मेंटेन करने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है या प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है वो है C1 प्रोटीन। लेकिन इससे अलावा और भी बहुत सारे प्रोटीन हैं जिनको हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे आपके साथ साथ में। तो C1 है, इसका मतलब क्या है? क्लियर। जैसे कि हमने देखा एक यहाँ पे क्लियर प्लेग की फॉर्मेशन हो रही है ड्यूरिंग लीटिक साइकिल और इट्स ड्यू टू क्रोजीन। जो लीटिक साइकिल है वो क्रोजीन के कारण है। लेकिन हमने जो ये C1 जीन है ये क्लियर से शो की है। ये क्लियर क्यों शो की है? क्योंकि अगर C1 जो हमारी जीन है उसमें अगर म्यूटेशन हो जाए
उसमें अगर म्यूटेशन हो जाए, अगर C1 जीन में म्यूटेशन है तो मतलब कि लाइसोजेनी तो नहीं होगी। अगर लाइसोजेनी नहीं होगी तो क्या होगा, लेटिक साइकिल होगा। तो लेटिक साइकिल होगा तो क्या बनेगा, क्लियर प्लेग बनेगा। इसलिए हमें C1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर क्लियर। म्यूटेशन इन C1 काज लेटिक साइकिल। तो ये था ब्रीफ सा छोटा सा कि लेटिक और लाइसोजेनिक साइकिल होता क्या है, लेकिन इसमें कैसे कैसे जीन रोल प्ले करती है, कौन कौन सी जीन रोल प्ले करती है, वो हमें अब डिटेल में देखना है। ये अगर हम एक नज़र डालें तो फाज के जीनोम पे, फाज का जीनोम जो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लीनियर स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर लगभग 50 जीन प्रेजेंट होते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जीन हमने यहाँ पे शो की हुई हैं। ये हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट जीन है जिनके बारे में हमें आज पढ़ना है। ज़्यादा मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना टिपिकल ये दिख रहा है इतना है नहीं, और वैसे भी आपको ये जो सीक्वेंस है ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपके काम की चीज़ें ही याद करनी है। तो चलो शुरू करते हैं हम। तो हम इस जीनोम में अगर नज़र डालें तो हमें यहाँ पे एक दिखाई देता है C1। ये क्या है, C1। अगर हम इस C1 को सेंटर माने तो इस साइड की जो भी जीन है इनको हम बोलेंगे लेफ्टवर्ड जीन, और C1 से राइटवर्ड वाली जीन है सारी जितनी हम उनको बोलेंगे राइटवर्ड जीन। अब हमें यहाँ पे दो प्रमोटर दिखाई दे रहे हैं, एक PL प्रमोटर है और एक PR प्रमोटर है। L जो प्रमोटर है वो लेफ्टवर्ड के लिए, R जो प्रमोटर है वो राइटवर्ड के लिए। जो PR और PL प्रमोटर है ये दोनों के दोनों कैसे प्रमोटर हैं, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर हैं। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर मतलब जो अपना प्रोडक्ट है यानी कि अपना mRNA जो ट्रांसक्राइब करेंगे उसकी अमाउंट जो है ज़्यादा होगी, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है ये। और जैसे हम देख रहे हैं PL प्रमोटर है, यहाँ से फर्स्ट जीन कौन सी आती है, NC3 एक्सीजन इंट ATTP। तो ये सभी जीन का जो हमारा ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। और अगर ये PR प्रमोटर है, इससे राइटवर्ड देखें क्रो C2OPQ, इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा। अगर हम देखें जो N और क्रो है, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन क्रो का होगा, इस साइड से सबसे पहले N का होगा। तो हम इन्हें बोल देते हैं अर्ली जीन, यानी कि इमीडिएट अर्ली जीन। जैसे ही फाज ने अपना जीनोम एंटर करवाया होस्ट सेल के अंदर, तो तभी सबसे पहले जो जीन है ट्रांसक्राइब होंगी वो होगी क्रो एंड N। क्रो जैसे हमने देखा ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेटिक साइकिल के लिए। और जो N है ये क्या करती है, एंटी टर्मिनेशन सिग्नल फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। N का क्या काम है, एंटी टर्मिनेशन सिग्नल। इसका मतलब क्या है, जैसे ही जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, RNA पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करेगा, RNA पॉलीमरेज यहाँ पे भी बाइंड करेगा, और RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर देगा। लेकिन क्या होता है, कई बार जीन के सीक्वेंस जो होती है वहाँ पे कई बार जो टर्मिनेटर सिग्नल प्रेजेंट होते हैं, और सेल का जो जीनोम का यानी कि हमारी जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो टर्मिनेट कर देते हैं। लेकिन एन टर्मिनल है जो एन जीन है ये क्या करेगी, एक एंटी टर्मिनेशन सिग्नल का प्रोडक्शन करेगी, जिससे कि RNA पॉलीमरेज है जो पूरे जीनोम का सिंथेसाइज, पूरे जीनोम का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। तो एन टर्मिनल है जो एन जीन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंटी टर्मिनेशन सिग्नल के लिए। यानी कि जो यहाँ से सिंथेसिस ट्रांसक्राइब स्टार्ट होगा जीन का वो कंप्लीट होगा विद द हेल्प ऑफ एंटी टर्मिनेटर सिग्नल। उससे अलावा जो ये है क्रो लेटिक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्रो से आगे नेक्स्ट है ये C2 प्रोटीन, C2 जीन। और इस साइड अगर हम देखें N से आगे है C3 जीन। अब नेक्स्ट जो सिंथेसिस होगा यानी कि जो नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन होगा वो किसका होगा, C2 का एंड C3 का, और उसके बाद होगा फिर C1 का। तो C2, C3 और C1 ये क्या है, ये डिलेड अर्ली जीन है, यानी कि हैं तो ये भी अर्ली जीन लेकिन ये थोड़ी सी डिले है। अब हम देखते हैं C2 और C3 का काम क्या है।
हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो C3 है, इस साइड से C3 बन गया है, यहाँ से C2 का हमें जो प्रोडक्ट है वो मिला है C2 प्रोटीन। जो ये C2 प्रोटीन होता है ये थोड़ा सा क्या है, अनस्टेबल प्रोटीन है। क्या है? अनस्टेबल प्रोटीन। ये अनस्टेबल किसकी वजह से है? जो हमारी होस्ट सेल है उसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है FTSH। ये किसका प्रोडक्ट होता है? HFL, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइसोजन। ये जीन है, उसका प्रोडक्ट ये FTSH प्रोटीन। ये क्या है? ये एक प्रोटीएज है। क्या है? ये एक प्रोटीएज। तो ये प्रोटीएज करता क्या है? जो हमारा C2 है इसको ये डिग्रेड करता है, लेकिन जो C3 है वो क्या काम करता है? वो इसको प्रोटेक्ट करता है FTSH, यानी कि इस प्रोटीएज से C2 को प्रोटेक्ट कौन करता है? C3। अब C2 का क्या काम होता है? जो C2 होता है इसकी प्रेजेंस में, जो C2 हमारा C2 प्रोटीन बना है इसकी प्रेजेंस में जो RNA पॉलीमरेज है वो इस प्रकार से मॉडिफाई होता है कि वो एक अनदर प्रोमोटर से बाइंड करता है। वो कौन सा है? PRE। जो RE है वो क्या शो करता है? रिप्रेसर एस्टैब्लिशमेंट। रिप्रेसर एस्टैब्लिशमेंट। तो जो RNA पॉलीमरेज है, होस्ट का RNA पॉलीमरेज है, यहाँ पे बाइंड करेगा किसकी प्रेजेंस में? C2 प्रोटीन की प्रेजेंस में। यानी कि हम बोल सकते हैं इस प्रोमोटर को एक्टिवेट कर रहा है ये एक टाइप से, या हम बोल सकते हैं जो हमारा RNA पॉलीमरेज है, जो होस्ट का RNA पॉलीमरेज है उसको मॉडिफाई कर रहा है ताकि वो यहाँ पे बाइंड कर सके। अब जो ये रिप्रेसर एस्टैब्लिशमेंट है वो जो हमारी जीन है वो ट्रांसक्राइब कौन सी जीन को करेगा? C1 जीन को। तो ये PRE रिप्रेसर एस्टैब्लिशमेंट। तो बात आ गई हमारी C1 की। अब C1 क्या है? C1 हमारा एक प्रोटीन है अबाउट 236 अमीनो एसिड का, डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसके पास एक एन टर्मिनल है, एक C टर्मिनल है। ये एक मोनोमर यूनिट हो गई, ये अनदर मोनोमर यूनिट हो गई, N एंड C टर्मिनल। यहाँ पे 40 अमीनो एसिड की एक स्ट्रिंग होती है दोनों के बीच में। अब जो C टर्मिनल है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डाइमराइजेशन के लिए। और जो N टर्मिनल है, इसके पास क्या होते हैं? DNA बाइंडिंग डोमेन। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? DNA बाइंडिंग के लिए। और इसके अंदर प्रेजेंट होती है हेलिक्स, ट्रन, हेलिक्स। हमने पढ़ा है बहुत सारी ट्रन होती हैं जो DNA बाइंडिंग डोमेन होते हैं बहुत सारे, उनमें से एक होती है हेलिक्स, ट्रन, हेलिक्स। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसका काम क्या है? जो अब तक हमने देखा कि जो क्रो है और जो N है इसने स्टार्ट किया, जैसे इसने एंटी टर्मिनेशन सिग्नल बनाया ताकि पूरी जो जीनोम है उसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो सके। और जो क्रो जीन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी? लीटिक साइकिल के लिए। आगे C2 और C3 आए, इन्होंने C1 को अब स्टेबलाइज करवा दिया ड्यू टू अनदर प्रोमोटर रिप्रेसर एस्टैब्लिशमेंट। तो अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लाइसोजेनी के लिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही देखा था जो C1 है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लाइसोजेनी के लिए। अब ये पूरा का पूरा अपना रिस्पॉन्सिबल रोल निभाएगा। जो C1 है ये इसको मेंटेन भी करके रखेगा और जो अदर जीन है उनको शट डाउन भी करेगा। वो करेगा कैसे वो देखते हैं अभी एक बार। अब हमने स्टार्टिंग में जो दो प्रमोटर देखे थे, एक PL प्रमोटर और एक PR प्रमोटर। जो PL और PR प्रमोटर है दोनों स्ट्रॉन्ग प्रमोटर थे और अर्ली जीन के ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल थे। अब इन प्रमोटर के साथ ऑपरेटर जुड़ा हुआ है जिनके पास डिफरेंट रिप्रेसर बाइंडिंग साइट है। रिप्रेसर बाइंडिंग साइट फॉर 1 2 3 रिप्रेसर बाइंडिंग साइट यहाँ पे, 3 रिप्रेसर बाइंडिंग साइट यहाँ पे है। OL लेफ्ट वर्ड के लिए है, R राइट वर्ड के लिए और ऑपरेटर है। तो ये डिफरेंट रिप्रेसर बाइंडिंग साइट है। इनके ऊपर जैसे रिप्रेसर बाइंड करेगा हमारा वो डिफरेंट अपने फंक्शन है जो वो शो करेगा। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं C1 जैसे ही बाइंड करता है OR1 के साथ, तो ये क्या करता है? ये इनहिबिट करता है क्रोजीन का ट्रांसक्रिप्शन। जैसे ही C1 है बाइंड करता है OR
2 के साथ, तो ये इंक्रीज करता है खुद की कंसंट्रेशन को, यानी कि C1 की कंसंट्रेशन को प्रमोट करता है। लेकिन जैसे ही C1 बाइंड करता है OR3 के साथ, ये खुद की कंसंट्रेशन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो खुद की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, क्रो को इनहिबिट करता है। अगर OR2 वाले से बाइंड करता है तो C1 प्रोटीन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। ये कंडीशन डिपेंड किस पे करती है कि C1 है जो प्रोटीन, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। अगर लो कंसंट्रेशन है तो ये क्रो को इनहिबिट करेगा, अगर मीडियम कंसंट्रेशन है इसकी तो ये खुद की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवाएगा, अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई है तो ये क्या करवाएगा, खुद की कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा और इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करवाएगा। तो जो ये बाइंडिंग है इसकी, वो एक टाइप से कोऑपरेटिव बाइंडिंग है। कोऑपरेटिव बाइंडिंग कौन सी होती है, मान लीजिए यहाँ पे रिप्रेसर बाइंड किया, इस रिप्रेसर बाइंडिंग ने फैसिलिटेट की इसकी बाइंडिंग को विद अनदर ऑपरेटर। अब ये जो ऑपरेटर है यहाँ पे, अगर हमारा रिप्रेसर बाइंड कर गया, ये फैसिलिटेट करेगा इसकी बाइंडिंग को अनदर ऑपरेटर के साथ। इस टाइप के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव इफेक्ट, कोऑपरेटिव इफेक्ट या कोऑपरेटिव बाइंडिंग। तो ये था हमारे C1 का रोल। अब C1 यहाँ भी बाइंड करेगा, सिमिलर इसी वे से यहाँ पे बाइंड करेगा। जो PL और PR प्रमोटर से जितने भी जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था उसको ये स्टॉप कर देगा, यानी कि रिप्रेस कर देगा। अब उसमें C2 और C3 भी आ रहा था, तो C2 और C3 तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, लाइसोजेनी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि इन्होंने ही स्टेबलाइज करवाया था इसको। स्टेबलाइज बोल या हम बोल सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, C2 एंड C3। अब इसी प्रोमोटर से हमारा सिंथेसिस C2 का भी हो रहा है और C3 का भी हो रहा है। तो जो इनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो इनका ट्रांसक्रिप्शन है, वो तो अब हो गया शट डाउन। अब ये C1 क्या करेगा, ये अनदर प्रमोटर का यूज करेगा। वो प्रमोटर कौन सा है, रिप्रेसर मेंटेनेंस, रिप्रेसर मेंटेनेंस। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे था एस्टेब्लिशमेंट, इसमें कि C1 को एस्टेब्लिश किया, खुद को C1 ने खुद को एस्टेब्लिश किया, या हम बोल सकते हैं कि C2 ने इसको एस्टेब्लिश करवाया। अब यहाँ पे रिप्रेसर मेंटेनेंस, ये अनदर प्रमोटर है। जो ये वाला प्रमोटर है ये है एक वीक प्रमोटर, तो अब ये इसकी मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। किसकी, C1 की मेंटेनेंस के रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, PRM। और ये खुद की जो मेंटेनेंस है खुद करता है। जो C1 रिप्रेसर है, एक टाइप से ये हमने देखा है पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहा है, नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव रेगुलेटर एंड नेगेटिव रेगुलेटर। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रहे हैं, जैसे ही जिनोम ने एंट्री ली थी, क्रोजिन का एक्टिवेशन हुआ था, तो क्रोजिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, लीटिक साइकिल के लिए। लेकिन जैसे ही C2 और C3 का प्रोडक्शन हुआ, यानी कि ये प्रोटीन बने, या फिर हम बोल सकते हैं C2 और C3 जीन का जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो ये अचानक किसको एक्टिवेट करते हैं, C1 को। और C1 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, लाइसोजेनी के लिए। अब देख रहे हैं हम जिनोम में एक टाइप से किस प्रकार से एक रीअरेंजमेंट हुई कि लीटिक साइकिल के लिए प्रोसीड कर रहा था जिनोम, लेकिन अचानक क्या हुआ, ये टर्न कर गया लाइसोजेनिक की तरफ। तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक टाइप से रीअरेंजमेंट। क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ जिनोम। अब उसके आगे हम देखते हैं कि हमने अभी तक देखा कि C1 है जो हमारा, ये लाइसोजेनी में अपना रोल प्ले करता है और किस प्रकार से अपना रोल प्ले करता है। अब जैसे ही वो एंट्री किया, लाइसोजेनी के लिए चाहिए क्या, जो हमारा जीनोम है वो इंटीग्रेट भी होना चाहिए। जब जीनोम है हमारा जो इंटीग्रेट होगा, तभी हम बोलेंगे कि ये लाइसोजेनी साइकिल शो कर रहा है। तो हम उसके लिए एक छोटी सी और चीज़ देखते हैं। अब हम देखते हैं जीनोम के एक इस छोटे से पोर्शन को। ये वाला जो पोर्शन है हमने उठा के यहाँ पे रख लिया है इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग में जो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर था PL से लेफ्ट वर्ड की सभी जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो उसमें इंट जीन भी इंक्लूड है। लेकिन इस जीन से जो हमारा प्रोडक्ट है इंट जीन का, वो हमें नहीं मिलता। जो फाज है इस प्रोमोटर को यूटिलाइज नहीं करता इंट के फॉर्मेशन के लिए।
उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे एक सिब साइट है, जो ये सिब सीक्वेंस है ये क्या करती है, एक प्रकार से लूप फॉर्मेशन करती है। और जो ये लूप फॉर्मेशन है, ये जो इसका प्रोडक्ट है यानी कि mRNA जो हमारा बना है, ये किसके ससेप्टेबल है, RNase 3 के, RNase 3 की क्लीवेज के ससेप्टेबल है, या हम बोल सकते हैं ये सेंसिटिव टू RNase 3 है। तो ये इसको क्लीव कर देता है, जो ये प्रोडक्ट है ये हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हमें कोई इंट जो प्रोटीन है वो नहीं मिलता। तो ये एक अनदर स्ट्रेटजी फॉलो करता है। यहाँ पे एक अनदर प्रोमोटर है PI, आई रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रेज को। तो ये आई क्या करता है, जो यहाँ से प्रोडक्ट बनता है उसमें इसका कोई रोल नहीं होता है। ये प्रोडक्ट केवल इतना बनता है कि हमारी इंटीग्रेज जो जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन हो, उसका हमें mRNA मिले, उसी का हमें प्रोटीन मिले फॉर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे रोल कौन प्ले करता है, हमारा C2, जो ये मतलब C2 हमारा इस प्रकार से इसकी प्रेजेंस में जो RNA पॉलीमरेज है वो बाइंड करता है यहाँ पे और इसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। तो इसलिए इन्फ्लुएंस यहाँ भी किसने किया, C2 ने, और जो हमारा C1 था वहाँ भी इन्फ्लुएंस किसका था, C2 का। तो हमने देखा कि किस प्रकार से इंटीग्रेज का जो प्रोडक्शन हुआ, हमने डिफरेंट इसमें से मोस्टली सभी जीन का हमने देख लिया है। C1 के बारे में पढ़ लिया जो लाइसोजाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, C2 इसको एस्टेब्लिश करवाती है, C3 इसको प्रोटेक्ट करता है C2 को, तो एन एंटी टर्मिनेशन के लिए। तो इंटीग्रेज ये ATTP साइट है, ये अटैचमेंट साइट ऑन अटैचमेंट ऑन फाज। इसी प्रकार से एक ATTB साइट मिलेगी वो बैक्टीरिया पे, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन के लिए। किसके लिए, साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन के लिए। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, क्रीलोक्स हमने एक सिस्टम पढ़ा है जिसके अंदर हम इसके बारे में डिटेल से किया हुआ है। तो ये ATTP फाज पे है, ATTB बैक्टीरिया पे होगा, तो वहाँ पे साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन होगा। तो ये था हमारा मोस्टली जीन के बारे में। और एक और हम यहाँ पे अनदर राइटवर्ड प्रोमोटर देख रहे हैं PR-। ये जो PR- है यहाँ पे हमें एक जीन दिखाई दे रहे हैं क्याऊ। जो ये क्याऊ जीन क्या करती है, ये एंटी टर्मिनेशन सिग्नल बनाती है, अनदर एंटी टर्मिनेशन सिग्नल बनाती है जस्ट लाइक N। तो ये क्या करेगी, जो राइटवर्ड की जो जीन है उनके ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये अनदर टर्मिनेशन साइट है TR-। अब हमने देखा कि जो हमारा फाज है वो लाइसोजाइनी शो कर रहा है और उसमें उसको मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, C1। अब इससे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी उभर के आती है, वो क्या है, वो है होस्ट इम्यूनिटी। क्या है, होस्ट इम्यूनिटी। अब ये होस्ट इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी के बारे में आप जानते हैं, इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है। तो हम बात करें होस्ट की इम्यूनिटी की। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे ये हमारा इकोलाई है, यहाँ पे हमारा एक फाज है जो उसका जीनोम यहाँ पे अटैच है, यानी कि प्रोफाज एज ए प्रोफाज यहाँ पे फाज इन्फेक्ट किया हुआ है, और जो यहाँ पे लाइसोजेनिक साइकिल है जो वो रन कर रहा है। अगर लाइसोजेनिक साइकिल रन कर रहा है तो यहाँ पे जो C1 प्रोटीन है इसकी पूरी भरमार मिलेगी हमें, क्योंकि C1 प्रोटीन ही प्रेजेंट है यहाँ पे, जो खुद को मेंटेन करवा रहा है इस प्रोमोटर से। बाकी के प्रोमोटर को इसने शट डाउन कर दिया, यानी कि ऑफ कर दिया, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा जो फंक्शन केवल शो कर रहा है C1 प्रोटीन। तो C1 क्या करता है, जो हमारे RNA पॉलीमरेज उसकी इस प्रकार से मॉडिफिकेशन करता है कि वो इससे बाइंड नहीं करने देता उनको, तो यहाँ पे कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो जो भी मान लीजिए एक फाज ने यहाँ पे इन्फेक्ट किया हुआ ऑलरेडी, अगर दूसरा फाज आएगा वो इसको इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले उसके जीनोम में भी क्रो और एन का प्रोडक्शन होगा। वो कहाँ से होगा, या तो इस प्रोमोटर से या इस प्रोमोटर से, यानी कि इन दोनों प्रोमोटर से होगा। तो जो C1 है वो इस प्रकार से इनको RNA पॉलीमरेज को यहाँ पे बाइंड करने ही नहीं दे रहा, जब खुद वाले को ही नहीं करने दे रहा तो साइड वाले को कैसे करने देगा। तो ये क्या होगा, एक प्रकार से सुपर इन्फेक्शन को स्टॉप करेगा। एक टर्म हम और देखते हैं, वो क्या है, लैम्डोइड। हम यहाँ पे एक अनदर फाज की बात कर रहे थे, यानी कि अनदर लैम्डा फाज की बात कर रहे थे, लेकिन हम लैम्डोइड देखते हैं। लैम्डोइड क्या होते हैं, एक टाइप से इसके कजन है।
लैम्डोइड वो होते हैं जो लैम्डा फाज से, उनका जो जीनोम होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है टू लैम्डा फाज, उन्हें हम लैम्डोइड बोलते हैं। तो उनमें एग्जाम्पल के तौर पे एक हम देख लेते हैं 580, ये एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके लैम्डोइड फाज के। तो मतलब जो अगर या तो लैम्डा फाज हैं या फिर लैम्डोइड फाज हैं, वो इसको इन्फेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि सुपर इन्फेक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो C1 प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है वो इसके सिंथेसिस को, यानी कि PL प्रोमोटर और PR जो प्रोमोटर है, यहाँ से जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसको ये स्टॉप कर देते हैं। एक चीज़ हम देखते हैं, जैसे ही लाइसोजेनिक का साइकिल है जो प्रोसीड हो रहा है और यहाँ पे हमने इसको इंड्यूस करवाया, यानी कि इंडक्शन विद UV रेज। अगर हम UV रेज के साथ इंडक्शन कराएंगे या फिर हम अदर इंड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे तो क्या होगा, जो ये डिग्रेड कर देंगे या प्रोटियोलिसिस कर देंगे हमारे C1 प्रोटीन का। अगर C1 प्रोटीन का प्रोटियोलिसिस क्या हो गया तो लाइसोजेनिक स्टॉप हो जाएगी और ये रन कौन सा करेगा, लीटिक साइकिल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, पहले आया हुआ इससे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडक्शन से क्या इफेक्ट पड़ता है या फिर किस एजेंट का इफेक्ट पड़ता है, तो ये है UV रेज। अब हमने देख लिया कि C1 जीन का रोल कहाँ पर है और कितना है। उसके बाद हमने देखा कि इंट है जो, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है और कहाँ से होता है। इसके बारे में एक छोटी सी चीज़ और है जो रह गई है, वो क्या है, इसके बारे में एक छोटी सी चीज़ रहेगी, जो PI से है इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्ट चाहिए हमें इंटीग्रेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनता है, अब यहाँ पे हम एक केस देख रहे हैं कि जो सिब साइट है ये डाउनस्ट्रीम है, ये हमारा प्रमोटर है, ये हमारी जीन है यानी कि इंट जीन है, और उसके डाउनस्ट्रीम कौन सी प्रेजेंट है, सिब साइट प्रेजेंट है। अब जो ये सिब साइट है ये इसके डाउनस्ट्रीम है और ये रेगुलेट किसको कर रही है, इंट जीन को रेगुलेट कर रही है। ये इंट जीन को रेगुलेट कर रही है, यानी कि जो डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस है वो अपस्ट्रीम सीक्वेंस को रेगुलेट कर रही है। तो इस प्रकार के रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं, रेट्रो रेगुलेशन। रेट्रो रेगुलेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये। अब हमने पूरी डिटेल पढ़ ली C1 की, अब डिटेल थोड़ी सी देख लें हम करो की। करो कैसे काम करता है, करो कंट्रोल ऑफ रिप्रेसर, ये क्या करता है, कंट्रोल ऑफ रिप्रेसर एंड अदर थिंग, इसलिए हमें इसको करो बोला है। तो जिस प्रकार से C1 है ऑपरेटर के साथ बाइंड कर रहा था, उसी प्रकार से जो करो है वो भी इन्हीं ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा। तो जैसे ही करो बाइंड करता है OR3 के साथ, तो ये किसकी कंसंट्रेशन को इनहिबिट करेगा, यानी किसके ट्रांसक्रिप्शन, या फिर हम बोल सकते हैं किसको इनहिबिट करेगा, C1 को। तो जिस प्रकार से C1 ने सभी को शट ऑफ किया था, जो मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन था वो सभी का ऑफ कर दिया था, तो उसी प्रकार से करो करता है। जो रिमेनिंग होते हैं OR2 एंड OR1, उसी प्रकार से ये भी सभी जो जीन है, जो अर्ली जीन है, उनके ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देगा और खुद को स्टेबलाइज करवाएगा और खुद की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा ये। तो इस प्रकार से करो लीटिक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, ये भी मतलब जो कोऑपरेटिव इफेक्ट जिस प्रकार हमें C1 के केस में दिखा था, यहाँ पे वो कोऑपरेटिव बाइंडिंग शो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो एफिनिटी है करो की विद OR3 वो सबसे ज़्यादा है, फिर OR2 और OR1 के साथ इक्वल एफिनिटी है। तो यहाँ पे वो कोई कोऑपरेटिव इफेक्ट शो नहीं कर रहा। जो करो भी है ये भी एक डाइमर है, क्या है, ये भी एक डाइमर है, यानी कि स्मॉल डाइमर है, ये स्मॉल डाइमर है। और उसके साथ साथ ये क्या है, एक वीक रिप्रेसर है। क्या है, वीक रिप्रेसर। ठीक है, ये रोल था हमारे करो का। अल्टीमेटली हमने क्या देखा, जो कंपटीशन हो रहा है, जो लीटिक और लाइसोजेनिक का जो कंपटीशन हो रहा है, वो हो रहा है C1 और करो के बीच में। जो भी जीतेगा, जो जीता वही सिकंदर, वही वाली बात है, जो भी जीतेगा वही साइकिल फॉलो होगा। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, जो C1 और करो है, इसके बीच में अलग जो प्रमोटर है, वो जो करो है वो सिंथेसाइज कहाँ से होता है, इस प्रमोटर से। जो करो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा
वो इस प्रमोटर से होगा। लेकिन जो CI का है स्टार्टिंग में वो कहाँ से हो रहा था, यहाँ से हो रहा था। तो ये दोनों प्रमोटर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखने को कंडीशन क्या देखने को मिलती है, अगर RNA पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करता है तो वो यहाँ पे नहीं करेगा, अगर यहाँ पे बाइंड कर गया तो वो यहाँ पे नहीं करेगा। यानी कि जो दो जीन हैं उनके प्रोडक्ट कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ये दोनों के बीच में एक टाइम पे केवल एक ही जो जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब ये रोल था पूरा का पूरा हमारे जो फाज है उसके जीनोम का। अब यहाँ पे कुछ रोल होता है हमारे होस्ट का। अब हम देखते हैं कि जो ई कोलाई है वो दो कंडीशन में ग्रो करती है। एक कंडीशन हम देखते हैं उसके लिए क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है। अगर फेवरेबल कंडीशन ई कोलाई को मिलती है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। क्या करेगी, बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी और बहुत सारी कॉलोनी है जो हमारी प्लेट पे वो शो करेगी इन दी फेवरेबल कंडीशन। तो जैसे ही वो फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करती है उनके जो साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, FTSH। और ये किसका प्रोडक्ट है, HF हेल्जीन का, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइसोजन, जैसे हमने देखा है। अब ये FTSH क्या करवाता है, ये करता है हमारे C2 को डिग्रेड करता है। C2 किसको स्टेबलाइज करवाता है, C1 को स्टेबलाइज करवाता है। यानी कि उसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, C2। तो C1 किसके लिए, लाइसोजेनी के लिए। अगर ये नहीं होगा तो क्या शो करेगा हमारा फेवरेबल कंडीशन के अंदर, लीटिक साइकिल। तो इसलिए क्या होगा हमारा, रन क्या करेगा, लीटिक साइकिल। इसलिए हम जनरली देखते हैं जब बैक्टीरियल सेल ग्रो कर रही होती है तो जो फाज है वो लीटिक साइकिल शो करता है, उस बैक्टीरियल सेल को लाइज करता है और फाज पार्टिकल को असेंबल करता है वो। लेकिन अगर हम दूसरा केस देखते हैं एक अनफेवरेबल कंडीशन का, अनफेवरेबल कंडीशन में जो FTSH है वो इतना एक्टिवली प्रोड्यूस नहीं होता। थोड़ा बहुत अगर प्रोड्यूस भी होता है तो जो C3 है वो प्रोटेक्ट कर लेता है C2 को फ्रॉम FTSH और ये फिर स्टेबलाइज किसको करता है, C1 को। तो हम देखते हैं जो थोड़ी सी अनफेवरेबल कंडीशन होती है उसमें जो फाज है वो कौन सा साइकिल शो करता है, लाइसोजेनिक साइकिल शो करता है। तो ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक कि हमारे होस्ट है वो क्या रोल प्ले करता है लीटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में। इसका हमने डिटेल में देख लिया है। अब इसका हम एक छोटा सा, मतलब ताकि कंफ्यूज ना हो, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, फ्लो चार्ट एक टाइप से बना लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। हम सबसे पहले देखते हैं कि एंजीन है जो एंटी टर्मिनेशन सिग्नल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब उसने किसको दिया, यहाँ पे एक तरफ से करो के बाद क्याऊ, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं क्याऊ जो अनदर एंटी टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सारे जीन किसके लिए है, लीटिक साइकिल के लिए। अब हम इस साइड, अगर इस साइड देखते हैं तो हमारा C2 प्रेजेंट है और इस साइड हम देख रहे हैं C3 प्रेजेंट है। ये हमारा C3 हमें मिल गया। अब हमें यहाँ से मिल गया C2। अब C3 है जो C2 को क्या करती है, पॉजिटिवली रेगुलेट करती है। क्या करती है, पॉजिटिवली रेगुलेट करती है। FTSH प्रोटीएज से इसको सेव करती है। अब इस C2 ने क्या किया था, C1 को एस्टेब्लिश करवाया था फ्रॉम प्रमोटर PRE। तो इसने क्या किया, C1 को एस्टेब्लिश करवा दिया। अब C2 ने ही रोल कहाँ प्ले किया था, यहाँ पे जो इंटीग्रेज है उसके लिए। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइसोजेनी के लिए। अब देख लो, अब सब देखने में इतना टिपिकल लग रहा था लेकिन हुआ क्या, एक जीन है इसने एंटी टर्मिनेशन सिग्नल बनवाया, क्रो जीन का जो है सिंथेसिस हुआ, क्याऊ का हुआ, C3 का हुआ, C2 का, C3 ने C2 को स्टेबलाइज करवाया, C2 ने C1 और इनके प्रोडक्शन में हेल्प की है। तो इस प्रकार से ये लाइसोजेनी फॉलो करेगा। ये था हमारा आज का पूरा कंप्लीट टॉपिक। तो अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमें लास्ट ईयर में देखने को मिले हैं वो हम सोल्व करेंगे आपके साथ साथ में। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये जो बी पार्ट में आया हुआ है, इन दी लाइसोजेनिक स्टेट ऑफ लैम्डा फाज। लाइसोजेनिक स्टेट में हम पहले ही बता देते हैं आपको, C1 प्रोटीन है ये रोल प्ले करेगा और जो क्रो है वो शट ऑफ रहेगा। अगर आप इसके ऑप्शन देखोगे तो आराम से आप इसको क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
Bacteriophage lambda is a temperate bacteriophage and has two modes in its life cycle, lysogenic and lytic cycle. Several genes are involved in these two processes, N, C1, C2, C3, Q, int, excision, etc. Which of the following diagram represent the control mechanism correctly? अब हमें control mechanism देखना correctly. अगर हम ए ऑप्शन देख रहे हैं इसका, तो ए ऑप्शन में डायरेक्टली हमें ये मिला हुआ है, जो एन जीन है वो यहाँ पे क्याऊ जीन दिखाई हुई है जो लेटिक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैप्सिड फॉर्मेशन के लिए होती है ये, यानी कैप्सिड फॉर्मेशन कब होगी? जब हमारा जो फाज पार्टिकल है वो असेंबल होंगे कैप्सिड के अंदर। तो कैप्सिड फॉर्मेशन में रोल प्ले कौन सी करेगी? क्याऊ जीन, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लेटिक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब उसके आगे है C3 जीन और उसके ऊपर है C2 जीन। C3 है जो वो पॉजिटिवली रेगुलेट कर रही है किसको? C1 को और इंट को, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लाइसोजेनी के लिए। तो ये हमारा एब्सोल्युटली राइट है। अब हम देखते हैं कि अदर ऑप्शन है वो रॉन्ग क्यों है। तो हम बी ऑप्शन में देख रहे हैं कि जो C2 आगे किसको फैसिलिटेट कर रहा है? C1 को, ये यहाँ तक सही है। लेकिन जो C1 है वो किसको फैसिलिटेट कर रहा है? इंट जीन को, जो गलत है, क्योंकि C2 है वही इसको फैसिलिटेट करता है, इसको एस्टेब्लिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो C2 है वो इंटीग्रेज जो हमारा प्रोटीन बनेगा उसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? C2 है, ना कि C1 है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ से गलत होता है। तो अगर हम सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन में हमारा जो यहाँ पे कोई भी C1 का जिक्र नहीं है। अगर C1 का जिक्र नहीं है तो जो लाइसोजेनी यहाँ पे नहीं होगी। अगर हम डी ऑप्शन देखें तो सेम डी ऑप्शन में भी ऐसा ही दिखाया गया है। जो N है वो C3 को प्रमोट कर रहा है और C3 है जो C2 को, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एंटी टर्मिनेशन सिग्नल जो N बनाती है उसी से ही हमारा C2 बनता है और उसी से हमारा C3 बनता है, ना कि सीधा डायरेक्ट वो जो ये N है ये ऐसा नहीं कि ये इसको स्टेबलाइज करवाती है या फिर इसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फिर ये इसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो N है वो एंटी टर्मिनेशन सिग्नल बनाती है तो उसी से C3 का जो प्रोडक्शन होता है और उसी से C2 का होता है, ना कि ये इसको फैसिलिटेट करती है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैक्टीरियोफाज T4 इन्फेक्ट ई कोलाई एंड इंजेक्ट इट्स DNA इनसाइड द सेल। अब यहाँ पे बात की है इसने T4 की, यानी कि हमारा लैम्डा फाज यहाँ से इसने निकाल दिया है। द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल जीन अक्कर्स इन 3 स्टेट, इमीडिएट अर्ली जीन एंड लेट जीन। हमने अर्ली जीन के बारे में पढ़ा एन और क्रो के बारे में, इमीडिएट अर्ली जो डिलेट अर्ली है C1 C2 और C3 के बारे में पढ़ा। बाकी जो रिमेनिंग जीन है हम उसको बोलेंगे लेट जीन। ऑल द प्रोमोटर्स ऑन द वायरल जीनोम आर अवेलेबल बट द कंट्रोल टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ। अब यहाँ पे सभी प्रोमोटर यहाँ पे अवेलेबल हैं, किसी भी प्रोमोटर पे RNA पॉलीमरेज बाइंड कर सकता है। लेकिन जैसे हमने देखा जो C2 की प्रेजेंस में वो बाइंड कहाँ पे करता है? इस रिप्रेसर से इस प्रमोटर से बाइंड करता है। तो ये क्या करें, एक टाइप से RNA पॉलीमरेज है जो उसकी मॉडिफिकेशन करें होस्ट RNA पॉलीमरेज की, और अपनी चॉइस के प्रमोटर से उसको बाइंड करवा रहे हैं। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन देख रहे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ होस्ट RNA पॉलीमरेज, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, बैक्टीरियोफाज लैम्डा इज ए टेम्परेट फाज इमीडिएट आफ्टर इन्फेक्शन, वायरल स्पेसिफिक mRNA for N and CRO protein are expressed followed by early mRNA. At the commitment phase, either lytic cycle start with the expression of gene for head, tail and lytic protein और lysogenization, या फिर जो lysogenic cycle है वो begin होगा with the expression of repressor and of integrase gene during induction of lysogen. Both integrase and excision protein are needed along with the host factor. Out of the 4 process below, some govern integration of the viral genome and its excision. अब इंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इंट जीन रिस्पॉन्सिबल है। इसको स्टेबलाइज C2 ने करवाया था, यानी कि इसके प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? इंट। इसने कैसे करवाया था? क्योंकि जनरली जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ से बनता है वो अनस्टेबल होता है, RNase3 के क्लीवेज के ससेप्टिबल होता है। लेकिन C2 क्या करता है? RNA पॉलीमरेज को मॉडिफाई करता है और यहाँ पे बाइंड करवाता है, जिसका जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल प्रोडक्ट होगा।
और यहाँ पे कोई सिप साइट है जो इसका प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा, तो ये स्टेबल रहेगा। इसलिए इंट का जो प्रोडक्शन होता है वो इस प्रमोटर से होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें इसमें से एक पेयर चुनना है, कौन सा सही है। रिप्रेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड है रेट्रो रेगुलेशन। अब हमने इस केस में देखा है जो ये जो डाउनस्ट्रीम साइट है वो इसको रेगुलेट कर रही है, और जो डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस है अपस्ट्रीम सीक्वेंस को रेगुलेट करती है, तो हम उसको बोलते हैं रेट्रो रेगुलेशन। तो सेकंड है, जो थर्ड हमारा आर ऑप्शन है वो है रीअरेंजमेंट ऑफ वायरल जीनोम। अब हमने देखा जैसे क्रो था और एन था, स्टार्टिंग में इनका जो सिंथेसिस यानी कि इनका ट्रांसक्रिप्शन हुआ ये लीटिक साइकिल को फॉलो कर रही थी, लेकिन अचानक C2 और C3 आए, इन्होंने इसको एस्टेब्लिश करवाया और लाइसोजेनिक का साइकिल है जो वो शो कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक टाइप से रीअरेंजमेंट हुई। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, तो हमारा राइट ऑप्शन जो सेट देख रहे हैं हम क्यू एंड आर, बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी बी पार्ट में है। बी पार्ट का क्वेश्चन है, ए कल्चर ऑफ एन ई कोलाई स्ट्रेन दैट इज लाइसोजेनिक फॉर फेज लैम्डा इज ग्रोन एट 32 डिग्री सेल्सियस। इंडक्शन ऑफ प्रोफाज फ्रॉम द होस्ट क्रोमोसोम विल अकर व्हेन द कल्चर इज एक्सपोज टू। अब हमने देखा था जो इंडक्शन में कोई भी इंड्यूसिंग एजेंट है या फिर यूवी रेज है, जो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंडक्शन के लिए। कौन सी, यूवी रेज और अनदर इंड्यूसिंग एलिमेंट है, वो क्या करते हैं, जो हमारा C1 है रिप्रेसर है उसको डिग्रेड कर देते हैं। तो लाइसोजेनिक का साइकिल है जो लीटिक में कन्वर्ट कर हो जाता है। ये हमारा आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्शन लैम्डा वेक्टर आर यूज टू क्रिएट cDNA लाइब्रेरी। इन सम इंसर्शन वेक्टर द साइट ऑफ इंसर्शन इज विद इन द C1 जीन। अगर C1 जीन के बीच में इंसर्शन साइट है, यानी कि हमारी जो C1 जीन का है फंक्शन है जो एबोलिश हो रहा है, तो हम यहाँ से पहले ही हम सोच सकते हैं कि ये किसके अंदर जाएगा, लीटिक साइकिल के अंदर जाएगा। तो नेक्स्ट है, द रिकम्बिनेंट विच आर CI कैन बी स्क्रीन बाय प्लांटिंग ऑन ई कोलाई HFL। HFL ये जीन है जो हमारा एक प्रोटीन देती है FTSH, ये हमने अभी पढ़ा है। द जीन HFL एनकोड ए प्रोटीएज दैट कंट्रोल लीटिक लाइसोजेनिक डिसीजन थ्रू विच मैकेनिज्म। अब हम ऑप्शन ए देख रहे हैं, HFL प्रोटीएज डिग्रेड C1 देयर बाय प्रमोटिंग द लीटिक पाथवे। ये बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन है। जो HFL प्रोटीएज है, सॉरी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा गलत है, वो C1 को डिग्रेड नहीं करता, वो C2 को डिग्रेड करता है। HFL प्रोटीएज डिग्रेड C3 एंड सो, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। HFL प्रोटीएज डिग्रेड C2, सी ऑप्शन हमारा देख रहे हैं हम, HFL प्रोटीएज डिग्रेड C2 एंड देयरफॉर C1 सिंथेसिस कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, दस द लीटिक पाथवे इज प्रेफर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो FTSH है ये किसको डिग्रेड करता है, C2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैक्टीरियोफाज लैम्डा हैज टू मोड इन लाइफ साइकिल, लीटिक एंड लाइसोजेनिक। इन द लाइसोजेनिक मोड द एक्सप्रेशन ऑफ ऑल द फाज जीन आर repressed while the expression of repressor genes switch between on and off position depending on the concentration of the repressor। हमने देखा जो हमारा रिप्रेसर है यानी कि C1 प्रोटीन है वो बाइंड करता है डिफरेंट ऑपरेटर से। किसी ऑपरेटर से वो क्रो को इनहिबिट कर रहा है, कहीं से अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है, या फिर जब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो खुद की कंसंट्रेशन को ही कंट्रोल करता है। तो ये इसके डिफरेंट रोल हमने देखे हैं रिप्रेसर के। अब यहाँ पे हम ऑप्शन देख रहे हैं, रिप्रेसर में एक्ट बोथ हैज पॉजिटिव रेगुलेटर एंड नेगेटिव रेगुलेटर। ये बिल्कुल सही बात है, रिप्रेसर है जो पॉजिटिवली भी रेगुलेट कर रहा है और नेगेटिवली भी रेगुलेट कर रहा है। एक्सप्रेशन ऑफ रिप्रेसर जीन CI इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ C2 एंड C3 जीन। अब हम देख रहे हैं जो C1 का जो एक्सप्रेशन है वो इंडिपेंडेंट नहीं है C2 और C1 के, क्योंकि C2 ही है जो RNA पॉलीमरेज को इस प्रमोटर से बाइंड करवाता है, जिससे कि इसका ट्रांसक्रिप्शन है जो स्टार्ट होता है। जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा गलत है। तो हम देख रहे हैं जो क्यू है वो A और B दोनों में प्रेजेंट है, और जो P है हमारा जो राइट ऑप्शन है वो केवल D में प्रेजेंट है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हुआ, D हुआ। इस प्रकार से हमको कुछ क्वेश्चन को हमें टैकल करना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई जो पॉइंट है ऐसा हो कि वो आपको पहले नहीं पढ़ा हो, तो आप उसको इस प्रकार से एलिमिनेट भी कर सकते हैं।
अब आर ऑप्शन है यहाँ पे, म्यूटेशन ऑफ C1 जीन विल काज टू फॉर्म क्लियर प्लेक ऑन बोथ वाइल्ड टाइप ई कोलाई एंड जो म्यूटेंट है, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो अगर CI का जीन का जो म्यूटेशन हो गया है तो दोनों में सेम कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि जो म्यूटेशन है जिस C1 प्रोटीन में तो वहाँ पे लीटिक साइकिल है जो वो फॉलो करेगा। तो राइट ऑप्शन हमारा S एंड P है, इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैम्डा एंड P22 फाज आर टू रिलेटेड लैम्डोइड बैक्टीरियोफाज। लैम्डोइड आपको पहले ही पता है, एक टाइप से ये कजन है जिनका जीनोम ऑलमोस्ट सेम है। ए रिकम्बिनेंट लैम्डा फाज म्यूटेंट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द वाइल्ड टाइप लैम्डा फाज बाय रिप्लेसिंग इट्स C1 रिप्रेसर। अब इसके C1 रिप्रेसर को रिप्लेस कर दिया, तो हम यहाँ से सोच सकते हैं C1 को रिप्लेस किया है तो ये लाइसोजेनी तो शो करेगा नहीं, तो ये कौन से साइकिल शो करेगा, लीटिक साइकिल शो करेगा। एंड द C1 बाइंडिंग साइट विच दोज फ्रॉम द P22 फाज बोथ द वाइल्ड टाइप एंड द म्यूटेंट वर इंडिपेंडेंटली टू इन्फेक्ट ई कोलाई स्ट्रेन ओवर प्रोडक्शन वाइल्ड टाइप C1 रिप्रेसर। अब दोनों को इंडिपेंडेंटली करेंगे, जो वाइल्ड टाइप है ऑब्वियस सी बात उसमें C1 अगर बन रहा है तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लाइसोजेनिक साइकिल के लिए। तो फर्स्ट है हमारा, इन्फेक्शन विद वाइल्ड टाइप विल लाइज द ई कोलाई, ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। जो सेकंड ऑप्शन है, इन्फेक्शन विद वाइल्ड टाइप विल इनवेरिएबली एस्टेब्लिश लाइसोजेन इन ई कोलाई, ये हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर है। और थर्ड ऑप्शन है हमारा, इन्फेक्शन विद लैम्डा म्यूटेंट विल लाइज द ई कोलाई, ये भी हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो हमारा C1 है वो रिप्लेस हो चुका है। अगर ये रिप्लेस हो चुका है और इसका मतलब ये रिप्रेसर का काम करता है जो इसको इनहिबिट करता है, अगर ये है ही नहीं तो किसका एक्सप्रेशन होगा, क्रो का एक्सप्रेशन होगा जो लीटिक साइकिल को फॉलो करेगा। इन्फेक्शन विद लैम्डा म्यूटेंट विल इनवेरिएबली एस्टेब्लिश द लाइसोजेन इन ई कोलाई, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, लाइसोजेनी नहीं शो करेगा। तो हम यहाँ पे करेक्ट कम्बिनेशन या स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकंड है, सेकंड ऑप्शन में सेकंड एंड थर्ड है, जो हमारा राइट आंसर है। तो ये थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। थैंक यू।